everyone and welcome back to the lecture 4 of our first series 22 in 24. Today's topic is excretory products and their elimination. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम उसके इंट्रोडक्शन से कि एक्सक्रीशन क्या होता है और ये इजेशन से कैसे डिफरेंट है. अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूंगी तो एक्सक्रीशन जो होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं. वहीं इजेशन हम किसको बोलते हैं? इजेशन में हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं. बाद अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कि वो क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, तो मैं बता सकती हूँ 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म. पहला होता है अमोनोटेलिक, दूसरा होता है यूरियोटेलिक और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक. अमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया को रिलीज करने वाले, यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया को रिलीज करने वाले और यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले. अमोनोटेलिक जो होते हैं वो अमोनिया के रिमूवल के लिए उनको चाहिए होता है ढेर सारा पानी. तो ऑब्वियस ही बात है ये पानी से रिलेटेड ही होंगे, जैसे कि एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिश. वहीं अगर मैं बात करूं यूरियोटेलिक की तो यहाँ पर रिलीज होता है यूरिया. इसके लिए कम पानी चाहिए होता है और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स और मरीन फिशेस भी. उसके बाद यूरिकोटेलिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम लॉस होता है, सबसे कम पानी रिलीज यहीं पर होता है, या यूटिलाइज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ देयर वेस्ट यहाँ पर सबसे कम यूटिलाइज होता है. और ये देखा जाता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लैंड स्नेक्स में और इंसेक्ट्स में. यहाँ पर ये अपना जो एक्सक्रीशन है वो पैलेट्स की फॉर्म में ही करते हैं, पानी जो है वो वेस्ट नहीं करते. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पार्ट. अब अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या क्या स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स की बात करूंगी तो वो यूज करते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स. अब अगर वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो वो यूज करते हैं किडनी को, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं देख लूँ तो प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं, याद करो एनिमल किंगडम की नॉलेज से. प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल जो होते हैं ये देखे जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थस में और एग्जाम्पल है प्लानेरिया. रोटीफर्स में देखे जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में देखे जाते हैं. उसके बाद सेकंड इज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया किस में देखा जाता है? अर्थवॉर्म में देखा जाता है. याद कर लो एनिमल किंगडम, ज्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, नेफ्रीडिया जो देखा जाता है वो अर्थवॉर्म में देखा जाता है. इसको मैं डिटेल में बात करूंगी इसके स्ट्रक्चर के साथ कि कैसा दिखता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में इसकी. ठीक है, नेफ्रीडिया जो होता है अर्थवॉर्म और दूसरे एनालीड्स में देखा जाता है. वहीं मेल्पिगियन टिब्यूल जो है वो दूसरा एग्जाम्पल है, या तीसरा चौथा एग्जाम्पल है, आई थिंक तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल है जो कि कॉकरोचेस में देखा जाता है. चौथा है एंटीनल ग्लैंड्स यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स. ये किस में देखे जाते हैं? प्रॉन्स में देखे जाते हैं. इसी के साथ हमने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. अब बाकी लोगों के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम अपना भी पढ़ लेते हैं. तो हम आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्या होता है? यूरेथ्रा होता है. ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं. इसमें सबसे पहले अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो किडनी के बाहर होती है एक टफ कैप्सूल, जिसको मैं बोलती हूँ क्या? जिसको मैं बोलती हूँ रीनल कैप्सूल. मैं नहीं, सब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल. ठीक है, ये रीनल कैप्सूल जो होती है ये चारों तरफ से कवर करके रखती है किडनी को. किडनी होता क्या है? ये बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है और जो कहाँ सिचुएटेड होता है? T12 से लेकर L3 के बीच में. ये क्या है T12 से L3? ये वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा का नंबर है. T12 से लेकर L3 के बीच में सिचुएटेड होता है. अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो कोई नहीं पूछता, वेट की बात करूं कोई नहीं पूछता. ये बात कर लेते हैं कि हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. और जहां पर बच्चे गलत करके आते हैं, क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितने नेफ्रॉन हैं, बच्चे कराते हैं 1 मिलियन. अरे सोचो जरा, एक किडनी बेच के आईफोन नहीं खरीदा है अभी.
ठीक है, अभी है हमारे पास 2 किडनी है, तो टोटल है 2 मिलियन, एक किडनी में है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन क्या है, ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो किडनी ये बाहर से रीनल कैप्सूल थी, उसके अंदर किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, अंदर वाले को बोलते हैं मेड्यूला और बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां से ब्लड वेसल्स अंदर जा रहे हैं और यूरेटर बाहर आ रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बाद ये जो तुम्हें ये ब्रांचेस दिख रही है ना, ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको बोलते हैं कैलिक्स, और कैलिक्स के ऊपर ये जो दिख रहा है पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। ठीक है, ये हो गया रीनल पिरामिड। अब ये जो अंदर घुस रहा है तुम्हारा कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर, देखो ध्यान से देखो, ये जो कॉर्टेक्स यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है, कॉर्टेक्स तुम्हारा मेड्यूला में घुस रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी नाम दिया गया है इसे। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ने के बाद अब हम उसकी फंक्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर अब मैं बात करूं तो नेफ्रॉन जो होता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है ये होता है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि एफरेंट आर्टीरियोल से आ रही हैं। एफरेंट आर्टीरियोल से जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी आ रही हैं ये एंड करती हैं इफरेंट आर्टीरियोल में, और ये जो इफरेंट आर्टीरियोल होता है आगे जाके बनाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है इससे एक थिन कैपिलरी नेटवर्क निकलता है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होती है इंपॉर्टेंट है, बाद में आगे पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी कैपिलरीज की बात। अब उसके बाद अगर मैं रीनल ट्यूब्यूल की बात करूं तो देखोगे कि रीनल ट्यूब्यूल जो होता है स्टार्ट होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से। ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल अगर कलेक्टिवली मैं बोलूं तो इनको बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी या फिर रीनर कॉर्पस्कल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारे ग्लोमेरुलस हो गई यानी कि कैपिलरी हो गई, और यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो गई, बोमन्स कैप्सूल हो गया। ये जो होती है इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है वो करती है फिल्ट्रेशन, यानी कि उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं नेफ्रॉन के। तो ये तुमको दिख रहा होगा, दिस इज योर हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर पीसीटी, और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है। अभी इंडिविजुअली बात करेंगे इनकी, उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। यानी कि कॉर्टिकल से समझ आ रहा है कॉर्टेक्स वाले, और जक्स्टा मेड्यूलरी मतलब मेड्यूला तक डिप करने वाले, जो ऐसे होते हैं, ऐसे मान लो ये है, ये तो ये मान लो कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है, ये कॉर्टेक्स है। अगर ऐसा है तुम्हारा क्या नेफ्रॉन तो ये इसको बोलेंगे कॉर्टिकल। ठीक है, और वहीं अगर ये प्रॉपरली डिप कर रहा है यानी कि नीचे तक जा रहा है मेड्यूला में, देन दिस इज योर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हो गए। अब उसके बाद आओ दोबारा से इंडिविजुअली बात कर लेते हैं पीसीटी की। पीसीटी जो होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और किससे बना होता है, ये बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाता है, याद करना पड़ेगा यार। देखो यार सिंपल सी बात है, जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा वहां ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देखी ही जाएगी, और यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होती है। ठीक है, और पीसीटी का काम क्या होता है, पीसीटी का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 99% रीएब्जॉर्प्शन, ये होता है पीसीटी का काम। ये रीएब्जॉर्प्शन भी करवाता है, और साथ में ये क्या करवाता है, साथ में ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है पोटेशियम का, अमोनिया का, और किसका करवाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हेनलेज
लूप पे, हेनलेस लूप जो होता है हेयर पिन शेप का एक लूप होता है जिसके होते हैं 2 लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। डिसेंड करना नीचे जाना, असेंड करना ऊपर आना। ये किसके बेसिस पर डिसाइड किया? जो फ्लो ऑफ यूरिन है, यूरिन नीचे जा रही है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर आ रही है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, वहीं जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हेनलेस लूप की बात। हेनलेस लूप इंपॉर्टेंट क्यों है? हेनलेस लूप में डिसेंडिंग लिम्ब में देखोगे ना तुम, तो डिसेंडिंग लिम्ब में इसमें जो कंसंट्रेशन है यूरिन का वो बढ़ता चला जाता है, वहीं असेंडिंग लूप पे ये कंसंट्रेशन घटता चला जाता है, यानी कि यूरिन का डाइल्यूशन होता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जो होता है, मेड्यूला में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो मेंटेन करके रखता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आने वाली है उसकी भी स्लाइड। उसके बाद तीसरी चीज होती है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल तुम ऐसे भी समझ सकते हो, प्रॉक्सिमल पास होता है, डिस्टल दूर की तरफ होता है। जो बोमन्स कैप्सूल के पास है दैट इज प्रॉक्सिमल, जो दूर है दैट इज डिस्टल। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है किसका? H2O यानी वाटर का और पोटेशियम का। यहाँ पर पोटेशियम का क्या हो रहा है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये पोटेशियम नहीं है बच्चे, ये पोटेशियम नहीं है, ये सोडियम है। सॉरी, ये सोडियम है। एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का नहीं होगा, यहाँ पर सिक्रीशन होता है पोटेशियम का, सिक्रीशन होता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। सिलेक्टिव यानी कि स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों का होता है, पोटेशियम का, अमोनिया का और H+ का। ठीक है, उसके बाद लास्ट इज योर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसे प्रोड्यूस करता है? यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी? यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी, यूरिया और वाटर दोनों ही रिलीज होते हैं। अब एक चीज बताऊं मैं तुमको, मैंने तुमको बोला था स्टार्टिंग में कि एक्सक्रीशन क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट का पार्शियल या फिर कंप्लीट रिमूवल। पार्शियल रिमूवल होता है यहाँ पर यूरिया का। कैसे? क्यों? क्योंकि जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया जा रहा होता है तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वापस से मेड्यूला में आ जाता है। क्यों आ जाता है? ताकि उसका ग्रेडियंट जो है मेंटेन रहे, ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे। तो यहाँ पर यूरिया जो है एब्जॉर्ब हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन की जब जब बात करोगे तब तब एक चीज याद रखनी है, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। स्टेप्स नहीं, बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं इसमें। अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करूंगी तो 11 से 1200 ml ब्लड जो होता है पर मिनट फिल्टर हो जाता है, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड पम्प्ड। 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता था? अभी अभी सर्कुलेशन बढ़ के आए अराउंड 5000 ml। तो हम मान लेते हैं कि ये अराउंड 1/5 जो है किडनी हमारी फिल्टर कर देती है 1 मिनट के अंदर। अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि ये जो होती है यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी? कैपिलरी की, कैपिलरी की, और एपिथेलियम ऑफ क्या? बोमन्स कैप्सूल। ऑब्वियसली एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, स्क्वैमस एपिथेलियम, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज या आर नोन एज पोडोसाइट्स। इनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, और इन पोडोसाइट्स के बीच बीच में ना गैप होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लिट पोर। स्लिट पोर, स्लिट यानी कि ऐसे अगर ये कोई चीज है तो इसके अंदर अगर गैप है, दिस इज योर स्लिट। तो ऐसे गैप्स होते हैं। मान लो ये तुम्हारे पोडोसाइट है, पोडोसाइट होते हैं, ये मान लो तुम्हारे पोडोसाइट है, तो ये जो गैप है दोनों के बीच में दिस इज स्लिट पोर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद एक चीज और, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्लड होता है उसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन नहीं आती और प्रोटीन से बाउंडेड जो चीजें होती हैं वो नहीं आती। उसके अलावा पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब एक वर्ड आता है GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
1 मिनट में ग्लोमेरुलस जो है वो कितना फिल्टर कर देता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज 125 ml। और ये हो जाता है टोटल, अगर मैं बताऊं तो 180 लीटर ये रेट है बेसिकली पर मिनट। ठीक है, 180 लीटर पर मिनट जो है तुम्हारा, सॉरी 180 लीटर इन होल डे, 180 लीटर इन वन डे फिल्टर कर देता है। 180 लीटर अगर मैं फिल्टर कर रही हूँ एक दिन में, लेकिन मैं यूरिन कितनी निकालती हूँ, यूरिन सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही आती है। यूरिन का अमाउंट जो नॉर्मल होता है 1 to 1.5 लीटर होता है। अब ये यूरिन इतनी कम कैसे हुई, तो आ जाओ देख लेते हैं यूरिन कम कैसे हुई। ये आ जाते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन में। जब हम अमाउंट कितना फिल्टर कर रहे हैं, 180 लीटर फिल्टर कर रहे हैं पर डे, वहीं यूरिन कितनी बन रही है, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पर डे। तो 99 नॉट 5 99% जो होता है फिल्ट्रेट का वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वापस से ब्लड में चला जाता है। और एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और सोडियम का। पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाउ द क्वेश्चन इज, नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो हमें रिमूव करना था, हम इसको क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द रीजन इज कि यूरिया को रीएब्जॉर्ब करना होता है। किस लिए रीएब्जॉर्ब करना होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा तुम्हारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी, और कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करोगे तुम, डाइल्यूटेड नहीं होगी, डायूरेसिस नहीं होगी। ठीक है, डायूरेसिस से बच जाओगे। थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि ट्यूब्यूल्स में ब्लड के द्वारा सिक्रीशन होता है। किस किस चीज का होता है, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का होता है। ठीक है, ये पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है। ये हो गए हमारे तीनों प्रोसेस। अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस था, इसने ऑलमोस्ट सारा ब्लड फिल्टर कर दिया, लेकिन क्या हुआ, बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये देखो ये चीज याद रखना। पोटेशियम को एनसीईआरटी कैसे दिखाती है कि पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन स्टेट करती है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन और अमोनिया जो है वो क्या हो रहे हैं, वो सिलेक्टिवली सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टेट ये करती है, लेकिन डायग्राम में ये बना हुआ है तो हम मान सकते हैं शायद डायग्राम में कोई मिस्टेक हो गई हो। बट दोनों चीजें तुम्हें याद रखें कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है और क्या दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में जाता है। ये है तुम्हारा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है वाटर के लिए, और फिर असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए हो रहा है। उसके बाद ये आ गया तुम्हारा डीसीटी। डीसीटी में फिर से देखो NaCl का, वाटर का, इनका होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। सिर्फ रिक्वायरमेंट होगी तभी इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। और पोटेशियम, हाइड्रोजन और अमोनिया का अगेन सिलेक्टिवली सिक्रीशन होता है। और फिर ये जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ से देखो यूरिया हो रहा है, फिर से एब्जॉर्ब, वाटर हो रहा है एब्जॉर्ब, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज की जा सके, ठीक है, ये हो गया, हमने समझ लिया यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब जो हम इतनी देर से हल्ला मचा रहे हैं, शोर किए जा रहे हैं, भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। जब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की, तो वहां पर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मेड्यूला में नीचे जाते जाते हैं हमें मिलता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों मिलता है, दैट इज द रीजन, करेक्ट, यूरिया की वजह से। यहाँ पर यूरिया रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है डाउन द फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला बढ़ता चला जाता है। और किसकी वजह से बनता है, ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी कि वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो कर रहा है और जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है लूप ऑफ हेनले में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे ही ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा, और ये वाटर जो है ये कहाँ चला जाएगा,
ये चला जाएगा वासा रेक्टा में। वहीं जैसे ही ये असेंडिंग लिम्ब में जाने लगता है तो ये NaCl के लिए परमिएबल हो जाता है और बहुत सारा NaCl इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देता है। और जैसे जैसे इंटरस्टिशियम में सॉल्ट का अमाउंट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा और इस सॉल्ट को फिर कौन ले लेता है? वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एक तरफ ये एब्जॉर्ब करती है, दूसरी तरफ ये NaCl को रिलीज भी कर देती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन पर्पस क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डाययूरेसिस हो जाएगी, डाययूरेसिस हो जाएगी, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, हमने करा दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आ जाओ रेगुलेशन कैसे होता है किडनी फंक्शन का। रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म देखा जाता है। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कैसे? जैसे तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो तुम्हारा गिर गया। अब हमारी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम क्या होता है? करेक्ट, वो ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ऑस्मोलैरिटी को चेक करते हैं कि भाई ब्लड वॉल्यूम कहीं घट तो नहीं रहा है, ब्लड फ्लूइड कहीं घट तो नहीं रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं ज्यादा या कम तो नहीं हो रहे हैं। तो वो चेक करते रहते हैं कंटिन्यूअसली कि क्या चल रहा है बॉडी में। और जैसे ही उन्हें पता चला कि अरे भाई GFR कम हो गया, GFR कम हो गया, एक्टिवेशन हो जाएगा किसका? एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। अब ये ऑस्मोरिसेप्टर जो होते हैं ना बॉडी में, ये होते हैं थैलेमस के पास। तो ये जाके कान में फुसफुस कर देते हैं, किसके फुसफुस कर देते हैं? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के कान में जाके बोल देंगे भाई सुन, GFR कम हो गया है, बॉडी वॉल्यूम कम हो रही है शायद, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस हो रहा है, तू सुनना कुछ करना। तो हाइपोथैलेमस बोलता है रुक मैं करता हूँ। ये रिलीज करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर जिसको बोलते हैं हम वेसोप्रेसिन, प्यार से वेसोप्रेसिन बोलते हैं। इसका रिलीज होता है ADH या वेसोप्रेसिन का रिलीज होता है। और ये क्या कराता है? बोलो भाई क्या कराएगा ये? ADH क्या कराएगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा लेता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अगर हो गया तो क्या होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अगर हो गया तो ब्लड वॉल्यूम जो है रीगेन हो जाएगा। और अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम रीगेन हो गया है तो क्या होगा? GFR नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि GFR फिर से सही हो जाएगा बढ़ के। और जैसे ही GFR सही होगा ADH को जाएगा इनहिबिशन का सिग्नल, और ADH को इनहिबिशन का सिग्नल मिला, ADH का रिलीज बंद हो गया और फर्दर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन DCT से नहीं कराएगा। तो ये होता है तुम्हारा हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे। सेकेंड इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तुम्हारा एक होता है JG अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये अपैरेटस क्या करता है? ये सेंस करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं कहीं हमारा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इम्प्रॉपर तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी GFR को मेंटेन करने का काम करता है। होता क्या है? जैसे ही मान लो तुम्हारा GFR हो गया कम, फिर से कम का एग्जाम्पल, GFR कम हो गया तो क्या होगा? JG सेल्स हो जाएंगे एक्टिवेट। इस बार JG सेल्स अगर मेरे एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करवा देंगे? ये रिलीज करवा देंगे रेनिन को। रेनिन याद रखना, डाइजेशन में डबल N वाला पढ़ा था, एक्सक्रीशन में सिंगल N का रेनिन पढ़ोगे। रेनिन जो होता है ये क्या करता है? ये तुम्हारे एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब इस एंजियोटेंसिन 1 का क्या होगा? कन्वर्जन हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, लेकिन कैसे होगा? एस की प्रेजेंस में। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में पाया जाता है। ये जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ये होता है पोटेंट, पोटेंट यानी कि पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ये होता है पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करा देगा? वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, BP बढ़ा देगा, अल्टीमेटली क्या कराएगा? GFR को बढ़ा देगा। बढ़ गया GFR मेरा। और क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो अपने आप से ही नहीं, वो दूसरों को भी पकड़ पकड़ के लाता है।
एल्डोस्टेरॉन को बोल देता है तुम रिलीज हो जाओ, एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो जाता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करा लेता है जिसकी वजह से बीपी फिर से बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, बीपी बढ़ गया, क्या हो गया, जीएफआर बढ़ गया। तो इस तरीके से रेगुलेशन हो गया फिर से जीएफआर का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मैंने फिर से कंट्रोल कर लिया। ठीक है भाई, कंट्रोल कर लिया, मान लिया मैंने। अब ये जीएफआर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, बीपी ज्यादा बढ़ेगा तो एट्रिया को पता चल जाएगा, एट्रिया को पता चल जाएगा यार इतना ज्यादा ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है। तो ये एट्रिया क्या करेगा, इतना ज्यादा ब्लड फ्लो को देख के घबरा जाएगा और एएनएफ रिलीज कर देगा, एट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रिया नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करेगा और ये क्या कराएगा, सोडियम का एक्सक्रीशन करवाएगा ज्यादा से ज्यादा और बीपी कम करा दिया कम लोग। ये चेक करता है रास के ऊपर कि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये ज्यादा ओवरवर्क तो नहीं कर रहा है, ये ज्यादा बीपी तो नहीं बढ़ा दे रहा है। तो ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है ये चेक करता रहता है कि रास जो है ज्यादा बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, ज्यादा काम तो नहीं कर रहा है, बेवजह जरूरत नहीं है फिर भी बीपी बढ़ाई जा रहा है। तो ये एक चेक सिस्टम होता है। एडीएच के लिए अपने पास उसके पास चेक सिस्टम था, रास के लिए हमारे पास एएनएफ सिस्टम होता है। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन। उसके बाद आ जाते हैं मिक्चुरेशन पे। इनकी तो जो मिक्चुरेशन होता है वो रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं और ये वॉलंटरी प्रोसेस होता है। इनिशिएशन होता है इसका जैसे ही तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर जो है स्ट्रेच किया तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को और सीएनएस वापस सिग्नल भेजता है, एक मोटर सिग्नल भेजता है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स का और जैसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिग्नल आएगा यार स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमको फीलिंग आएगी कि हमको यूरिनेट करने जाना है। लेकिन अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो यूरिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हमने अलाउ कर दिया तो साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर का और रिलीज हो जाएगी यूरिन। दिस इज योर मिक्चुरेशन। अब यूरिन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो यूरिन जो होती है स्लाइटली येलो होती है कलर में और स्लाइटली एसिडिक होती है, उसका पीएच होता है 6.0 और हम डेली रिलीज करते हैं 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। ठीक है, अब इस यूरिन के साथ हम 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है पर डे रिलीज कर देते हैं। याद रखना ये पार्शियल रिमूवल हो रहा है क्योंकि यूरिया रीएब्सॉर्ब भी हो जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस जो देखी जाती है डायबिटीज में, डायबिटीज में हम देखते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जब तुम्हारा ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाए तो उस सिचुएशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं और अगर तुम्हारी कीटोन बॉडीज आने लग गई तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कीटोसूरिया। करेक्ट। उसके बाद डायबिटीज में हमने पढ़ लिया कि डायबिटीज की सिचुएशन में क्या होता है, मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आ जाओ कि और क्या क्या ऑर्गन्स हम यूज करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो हम यूज करते हैं भाई लंग्स को, लंग्स जो होती हैं CO2 का रिमूवल करती हैं। 200 ml of CO2 is removed per minute by the lungs। ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, CO2 इज द मेटाबॉलिक वेस्ट, तो लंग्स क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गई। ठीक है, लिवर जो है ये भी एक्सक्रीशन करती है। ये एक्सक्रीशन कैसे करती है, ये सिक्रीट करती है बाइल जूस को या फिर उसमें प्रेजेंट इन चीजों को, मतलब बाइल जूस के थ्रू ही इन चीजों को सिक्रीट करती है जैसे कि बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारे जो ड्रग्स हैं उनको रिलीज करती है। ड्रग्स यानी कि हमने कोई अगर दवाई ले ली तो भाई वो हमारी बॉडी में हर वक्त तो नहीं रहेगी, मतलब एक बार ले ली पैरासीटामोल तो कभी जिंदगी में बुखार नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। उस ड्रग को एक्सक्रीट कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स और वाइटामिन जो ओवर हो जाती है वाइटामिन उनको भी बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद स्किन जो होती है वो स्वेट के थ्रू और सीबम के थ्रू एक्सक्रीशन करती है NaCl का, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का और लैक्टिक एसिड का या फिर वैक्स का भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब इसके बाद आ जाओ डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया यानी कि
किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। किडनीज अगर मेरी प्रॉपरली वर्क कर रही होती तो यूरिया का प्रॉपर रिमूवल होता रहता, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज होता रहता, एक्सक्रीट होता रहता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, और किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही तभी ये कंडीशन देखी जाती है यूरेमिया की। इस केस में हम करते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि रीनल फेलियर के केस में हम हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस में हम ब्लड लेते हैं आर्टरी से और इसमें हिपैरिन ऐड कर देते हैं। हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा बाहर आने के बावजूद, और फिर हम इसको डायलाइजिंग यूनिट में डाल देते हैं, जो कि बोलते हैं जैसे हम आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है? इसमें एक सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड में पड़ी हुई होती है, और ब्लड में से सब्सटेंसेस इसमें जाते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चले जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर सब्सटेंस बाहर मूव करते हैं या अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो होता क्या है? जो डायलाइजिंग फ्लूइड होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के यानी कि हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होता है और वो मूव कर जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में थ्रू द सेलोफेन मेम्ब्रेन। अब ये जब मूव कर गया तो हमारा जो डायलाइजर है यानी कि जो फ्लूइड था वो गंदा हो गया, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, उसका रिमूवल कर देते हैं हम और नया डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड कर देते हैं। उसके बाद रिमूवल जैसे ही हमारे ब्लड से हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, हम ऐड करते हैं एंटी हिपैरिन। जो हिपैरिन हमने ऐड किया था कोagulation ना हो इसलिए, उसके अगेंस्ट हम एंटी हिपैरिन को ऐड करते हैं और ब्लड को पंप बैक कर देते हैं टू द बॉडी, और ये ब्लड फिल्टर हो चुका होता है। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज होती है रीनल कैनालिकुलाई। अब बात करते हैं रीनल कैनालिकुलाई की, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है किडनी के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्टोन्स कैसे होते हैं? ये किसी सॉल्ट की वजह से भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से जो ट्यूब्यूल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और बहुत पेन होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड जहां पर भी आए मान लो क्या बोल रहा है? इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। मान लो नहीं, ये एक्चुअल में टर्म इसीलिए यूज होता है, कुछ मानना नहीं है, एक्चुअल है ये। इन्फ्लेमेशन जहां पर भी आइटिस होगा वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये हो गए हमारे डिसऑर्डर, इतने सिंपल से थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो सब्सक्राइब कर देना इफ यू लाइक द लेक्चर, एंड लाइक शेयर कर देना यार प्लीज। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय।